मुझे लग रहा है बेटर आवाज आ रही है ना कल से? नाफिस सर, हाँ ठीक है चलो। ओके, तो अभी इसके ऊपर इम्पैक्ट टफनेस में हमारा जो पेपर है, हमारा स्पेसिफिकेशन का पेपर है, और स्पेसिफिकेशन में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं और टेंसाइल और इम्पैक्ट के ऊपर आते हैं। तो इसके लिए हमको इम्पैक्ट टफनेस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, और इम्पैक्ट टफनेस में हमको थोड़ा लाइन बाय लाइन भी अच्छा है, क्योंकि इसमें से कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो स्पेसिफिकेशन में अगर फेल होते हैं तो हमको दो ही चांस मिलता है, फेल तो वैसे होना ही नहीं है, लेकिन इनकेस फेल हुए तो हमको दो चांस मिलते हैं। तो हमको स्पेसिफिकेशन में हम पूरा ट्राई करेंगे कि पूरा पास हो जाए। ओके, इम्पैक्ट टफनेस सबसे पहले कहाँ से आया? जब से टाइटेनिक टूटा उसके बाद से इम्पैक्ट टफनेस आना स्टार्ट हो गया। पहले क्या था? पहले इम्पैक्ट टफनेस जैसा कुछ था ही नहीं। उसका रीजन ये था, लोगों को पता ही नहीं था कि माइनस टेम्परेचर में भी मटेरियल का बिहेवियर कुछ डिफरेंट बन जाता है। ऐसा किसी को पता ही नहीं था। लोग ऐसे ही सोचते थे कि भाई मटेरियल है वो ऐसे ही हम तोड़ नहीं सकते, उसका स्ट्रेंथ जितना रहता है उसी के हिसाब से रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर एक ही मटेरियल को आप 50 डिग्री टेम्परेचर पे एक कार्बन स्टील 516 ग्रेड 70 का लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, 516 ग्रेड 70 का 50 थिक 50 सेल्सियस के ऊपर आप उसको हैमर मारिए, वो टूटेगा नहीं। लेकिन वही स्मॉल पीस को अगर आप फ्रीजर में रख दीजिए और उसको -200 डिग्री या -100 डिग्री तक लेके जाइए, उसमें आपको हैमर मारने का जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो टेस्ट पीस टूट जाएगा। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसमें इम्पैक्ट टफनेस का इफेक्ट हुआ, उसमें एब्जॉर्प्शन एनर्जी कुछ हुआ, और वो जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी हुआ वही इम्पैक्ट टफनेस हुआ। टाइटेनिक टूटने का रीज़न ही यही था, उसमें बहुत सारी अच्छी से मटेरियल यूज़ किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो लोगों को पता नहीं था कि माइनस टेम्परेचर में उसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। तो समझ रहे हैं ना? तो सिंपल बात यही है कि impact अपने 4PV notch test piece are internally accepted method for assessing resistance to brittle fracture by measuring the energy to initiate and propagate a crack from a sharp notch in standard size specimen subjected to the impact load। मतलब कोई भी स्पेसिमेन को हमको पहले तो 4P वी नोच टेस्ट, देखो इम्पैक्ट टफनेस का दो टाइप्स है, उसमें मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में किया है, उसमें मैं समझाया कि दो पार्ट है। उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, जोड़ टेस्ट है उसको नहीं करते हैं, लेकिन हम 4P विनोट टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, 4P विनोट टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग जनरली टेस्ट पीस को वी के शेप में काटते हैं, थोड़ा सा उसको मशीनिंग करते हैं, यहाँ पे जो दिखाया है ना वैसा वी के शेप में थोड़ा हम काटते हैं और वी बनाते हैं, उसी की वजह से उसको 4P विनोच टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम वी बनाते हैं एक छोटा सा, वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा। और प्रोपोगेट द क्रैक फ्रॉम द शार्प नॉच, फिर यहाँ से हम क्रैक करना स्टार्ट करेंगे, मतलब ऊपर से मारना स्टार्ट करेंगे। आज मैं शमशुद्दीन जी जो थे उसको मैं आज प्रैक्टिकल दिखाया था कि कैसा होता है 4P इम्पैक्ट टेस्ट, कैसा होता है और हार्डनेस टेस्ट कैसा होता है, उसको कैसे मारा जाता है। आज मैं कल बोला था कि कोई मैंने 11 बजे वीडियो कॉल करिएगा, जिसको समझना है कैसे मशीन आता है, कैसे उसमें काम होता है, वो सब चीज़ में आज पूरा चीज़ दिखाया था उसको। ठीक है, ओके। अभी क्या है, डिज़ाइन इंजीनियर नीड टू एंश्योर द टफनेस ऑफ द स्टील used for the particular item will sufficient avoid the brittle fracture in service। कभी कभी क्या होता है, लोगों को यही पता नहीं रहता है कि हमारा सर्विस कौन सा है, हमारा सर्विस का टेम्परेचर कितने माइनस तक जाएगा। देखो इम्पैक्ट टफनेस मतलब माइनस का ही बात यहाँ पे हम ज़्यादातर करेंगे, क्योंकि माइनस में जब आपका टेम्परेचर जाता है तो माइनस में जाने से क्या होगा, मटेरियल का इनसाइड जब बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, एक दूसरे के पास जगह करने लगेगा। समझ रहे हैं ना, दो बॉन्ड एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं मेल फीमेल, तो वो अलग हो जाएगा, मेल फीमेल अलग होने की वजह से उसके बीच में गैप हो जाएगा, और गैप की वजह से वहां पे क्रैक जनरेट होगा और वहां पे ये मटेरियल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस टेम्परेचर पे वो लोग अपना सेटिस्फेक्शन लाइफ नहीं जी पाते हैं मटेरियल के अंदर, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है,
देखो अभी दूसरी बात, स्टेनलेस स्टील जो है वो -196 तक भी काम करता है, लेकिन कार्बन स्टील का ऐसा बिहेवियर नहीं है। ठीक है, कार्बन स्टील माइनस जनरली बहुत कम -50 ऐसा करके ही रहता है, उसी की वजह से कार्बन स्टील जनरली माइनस टेम्परेचर में कम यूज होता है। अगर माइनस टेम्परेचर में यूज करना है तो स्टेनलेस स्टील का हम यूज करते हैं। ओके, डिजाइनर को पहले तो एंश्योर करना पड़ेगा, नीड टू एंश्योर मतलब उसको चेक करना पड़ेगा जब डिजाइन बनाते हैं, पाइपिंग का हो, मटेरियल का हो, प्रेशर वेसल का हो, या फिर हमारा कोई ऑयल एंड गैस रिफाइनरी बना रहे हो, तो डिजाइनर को ये देखना पड़ेगा कि हमारा किधर भी माइनस टेम्परेचर तो नहीं जा रहा है ना। क्योंकि देखो नाइट्रोजन उसमें अगर फ्लो होता है, समझो नाइट्रोजन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी मेटल के अंदर से नाइट्रोजन फ्लो हो रहा है तो नाइट्रोजन फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो बहुत सारा टेम्परेचर को फॉल करेगा, मतलब माइनस तक लेके जाएगा। तो अंदर से जहां से फ्लो हो रहा है, जहां से वेल्डिंग आ रहा है, जहां बेस मेटल से वो घिस घिस के निकल रहा है पाइप के अंदर से नाइट्रोजन, वहां पे वो फ्रीजिंग करता जाएगा, टेम्परेचर उसका गिराता जाएगा, और इतना टेम्परेचर गिराएगा कि वो मेटल को, बेस मेटल को क्रैक कर देगा, बेस मेटल को फाड़ देगा। वही इम्पैक्ट टफनेस है, ठीक है, और नया कुछ इसमें है नहीं। ओके, design engineer need to ensure the toughness of the steel used for a particular item will be sufficient to avoid the brittle fracture। brittle fracture मतलब टूट जाना, ऑटोमेटिकली टूट जाना, या फिर थोड़ा भी उसके ऊपर कुछ हैमरिंग इफेक्ट होता है तो टूट जाना, उसी को बोलते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। ठीक है, इन सर्विस में। सो impact specimen are tested at a temperature related to the design temperature for the fabrication component। कोई भी फेब्रिकेशन कंपोनेंट बनाते हैं उसी की रीजन से कि वो टूट ना जाए, उसकी फट ना जाए, समझ रहे हैं ना, इसी की वजह से वो मेटल का हम क्या करते हैं, सो इम्पैक्ट स्पेसिमेन आर टेस्टेड। इसी की वजह से हम लोग बेस मेटल के अंदर से इम्पैक्ट टफनेस का टेस्ट पीस काटते हैं, काटने के बाद फिर हम उसको माइनस टेम्परेचर में जानबूझ के लेके जाते हैं, और जानबूझ में लेके जाने के बाद फिर उसको हमारा मशीन के अंदर, इम्पैक्ट का मशीन जो आज मैंने दिखाया था वैसे उसमें रखते हैं, उसको ऊपर से मारा जाता है हैमर, तो वैसे करके आपका टूट जाएगा। देखो एनविल उसका रहता है, मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऐसा ही मशीन में आज दिखाया था, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसा जो रहता है वो ऐसा रहता है, ठीक है, यहाँ से आपको हैमर मारना है, ये जो दिख रहा है ना, वहां से आपको हैमर मारना है, तो यहाँ से ये जो हमने पहले से वी नोच बनाया ना, वहां से वो टूटेगा, क्योंकि वहां पे मेटल पूर हो जाएगा ना, जानबूझ के हम वी बना रहे हैं, उसका रीजन ही यही है। तो वी बनाने के बाद वहां से वो टूटेगा, और टूटने के बाद हमको यहाँ पे एनर्जी मेजर करना रहेगा कि कितना एनर्जी है। अगर यहाँ पे डिजिटल मीटर है तो डिजिटल में दिखा देगा कि एनविल में हमने कितना एनर्जी डाला, कितना एनर्जी से हमने मारा, ठीक है, और यहाँ पे वो बटन रहेगा रेगुलेटर कि हमको 50 पहले जूल डालो, फिर 80 जूल डालो, 100 जूल डालो, ऐसा कर करके हमको मारना पड़ेगा। ओके, अभी हम बात करते हैं वापस यहाँ पे, and so the impact specimen are tested at a temperature related to the design temperature of the fabrication component। उसी की वजह से कोई भी फेब्रिकेशन कंपोनेंट बनाते हैं वो इम्पैक्ट फ्रैक्चर ना हो जाए, उसी की वजह से उसका टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट करने के बाद उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेक्शन 8 डिवीजन 1 में ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में समझाया है, वैसा अगर कोई दूसरा मटेरियल है, बेस मटेरियल जैसे कि 516 ग्रेड 70 ऐसा मटेरियल है, तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऐसे 370 में है, तो अदरवाइज एएसटीएम में भी उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो वहां से देख के आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सर एक छोटा कार्बन सवाल था बस। मैंगनीज एंड लो alloy steel undergo the sharp change in their in their in their resistance। okay, carbon manganese and low alloy steel undergo a sharp change in their resistance to brittle fracture as the temperature is lower, so that the steel, देखो स्टील दैट में हैव अ वेरी गुड टफनेस। देखो यहाँ पे आपको मैं जो बोल रहा था वही बात कि भाई यहाँ पे गुड टफनेस, स्टील का जो है उसका गुड टफनेस है। उसका रीजन क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी है। कार्बन मैंगनीज स्टील और लो लो स्टील में भी कैपेसिटी है, स्टेनलेस स्टील में भी कैपेसिटी है, क्या कि उसको मारेंगे तो जल्दी से टूटेगा नहीं। उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है,
एट एम्बिएंट टेम्परेचर पे उसका प्रॉपर्टी है मे शो द एक्सट्रीमली ब्रिटल एंड सब जीरो टेम्परेचर एज लिस्टेड बिलो। देखो आपका कार्बन मैंगनीज समझो 516 ग्रेड 70 का एक प्लेट है समझो, तो 516 ग्रेड 70 का अगर आपके पास प्लेट है तो उसका जनरली 0 डिग्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री से -5 डिग्री, -6 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, ठीक है, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40, -50, ऐसा करके आप धीरे 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 माइनस में जाते जाएंगे, वैसे आपका मटेरियल की फटने लगेगी। ठीक है, मटेरियल की एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगेगी और वो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि डक्टाइल फ्रैक्चर हो जाएगा, सॉरी ये ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे 0 डिग्री पे आपका डक्टिलिटी की वजह से आपका फ्रैक्चर नहीं होगा, चिंगम है उसको हम खींचेंगे तो क्या होगा, वो चिंगम जो है वो थोड़ा थोड़ा खींचेगा, टूटेगा नहीं लेकिन वो खींचेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो टूटना स्टार्ट होगा। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपको वैसे ही एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे ही आप 0 टेम्परेचर पे है उसमें कुछ डक्टिलिटी है, फिर धीरे धीरे आप माइनस करते जाते हैं, धीरे धीरे माइनस करते जाते हैं, टेम्परेचर -10 डिग्री जाते हैं, तो वैसे आपका एनर्जी जो जूल है वो कम होता जाता है। देख रहे हैं आप, पहले आपको तोड़ने के लिए वही टेस्ट पीस अगर -15 डिग्री है समझो, -15 डिग्री को आपको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है 47 जूल। ठीक है, टेस्ट पीस सेम है, 516 ग्रेड 70 है समझो, मैं एग्जांपल के तौर पे ये सब चीज बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 516 ग्रेड 70 का आपने टेस्ट पीस काटा, टेस्ट पीस काटने के बाद फिर आपने वो एनविल पे रखा, आपने -15 डिग्री रखा और आपको फिर 47 जूल यूज करना पड़ेगा। फिर आप उसका एक काम करिए, वैसे नहीं टूटा या टूट गया, फिर दूसरा पीस लीजिए, उसका -20 डिग्री टेम्परेचर तक लेके जाइए। ठीक है, -20 डिग्री पे आप फिर उसको तोड़ना स्टार्ट करिए, तब वो उसको और थोड़ा कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम एनर्जी यूज करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही -30 डिग्री पे जो मेटल जाता है तो फिर उसको आपको 28 जूल ही यूज करना पड़ेगा। देखो आपका 15 डिग्री पे आपको 47 जूल यूज करना पड़ता था हैमर लगाने में, लेकिन हैमर मारने में आपको 47 जूल यूज करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे -30 डिग्री तक गए 28 जूल मतलब कम हो गया, 47 से कम हो गया, तो वैसे ही कम होता जाता है। समझ रहे हैं ना बात, एकदम सिंपल है। आपको क्वेश्चन जो आएगा वो डक्टाइल फ्रैक्चर का भी आएगा, टेम्परेचर रेंज का भी आएगा, ट्रांजिशन रेंज का भी आएगा। व्हाट इज द ट्रांजिशन रेंज ऑफ द स्टेनलेस स्टील या सॉरी कार्बन मैंगनीज स्टील, ऐसा करके बोला जाएगा तो आपको 28 से 47 जूल ऐसा आंसर देना है। समझ रहे बात, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भाई टेम्परेचर रेंज जो है वो आपका कौन सा ट्रांजिशन रेंज है, सॉरी टेम्परेचर रेंज कौन सा है, तो आपको -15 डिग्री से -30 डिग्री ऐसा आंसर देना पड़ेगा। वो आगे आगे आएगा तब में थोड़ा बहुत समझाएगा। ओके, टेस्टिंग टेम्परेचर डिग्री सर्टिफिकेट सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड ओके, डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, टेस्ट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिखा है, लेकिन एएसएमई में अगर आप देखेंगे तो एएसएमई में फ़ारेनहीट में दिखाया है। ओके, 3 टेस्ट स्पेसिमेन आर नॉर्मली टेस्टेड इन ईच टेम्परेचर, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ। जो लोग इम्पैक्ट टफनेस इससे भी डेप्थ में करना चाहते हैं तो मैं 2+2 ऐसे 4 आवर्स का खाली इम्पैक्ट टफनेस समझाया 4 आवर्स में, तो वो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। उसमें मैं प्रैक्टिकल कैसे होता है वहां से लेके उसका टेस्ट पीस कैसे काटना वहां से लेके फिर उसका टेस्ट पीस का टेम्परेचर माइनस कैसे लेके जाना वहां से लेके आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, आपको मटेरियल में इम्पैक्ट करना है कि नहीं करना है वो भी कैसे पता चलेगा, वो सब चीज में A to Z समझाया गया है। वो वहां पे यूट्यूब में आप जाके भी वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके, इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट। Okay, the transition temperature is defined the temperature midway between the upper shelf means maximum toughness and lower shelf complete brittle। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर जो दिखाया गया है, ट्रांजिस्ट रेंज, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डिफाइंड, आपको ये पूरा का पूरा मैं जो हाईलाइट किया ना वो याद रखना है
किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन है पूरा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बिटवीन का बिटवीन ही लिखा, ध का ध ही है, यो अपर शेल्फ का अपर शेल्फ ही लिखा, सब जगह जो भी है ना सब चीज ऐसा ही है। आपको ये हाईलाइट कर दीजिए, आपके फ्यूचर में जो आप एग्जाम देंगे उसमें आपको काम आएगा। ओके, द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर मिडवे बिटवीन द अपर शेल्फ एंड लोअर शेल्फ। मतलब यहाँ पे सबसे अपर में भी है और लोअर में भी है, तो दोनों का ट्रांजिशन रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना ये है। ओके, फिर वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है -20 डिग्री से। ठीक है, तब आपको यहाँ पे ये भी लिखा होगा, देखिए, इन द अबव ट्रांजिशन टेम्परेचर इज -20 डिग्री। मतलब वहां से टेस्ट पीस की गांड फटने लग गई, वहां से टेस्ट पीस का फटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, -20 डिग्री से फिर मटेरियल धीरे 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 टूटना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बात सिंपल है, नया कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ओके, टेस्ट पीस आपको कितना लेना है? टेस्ट पीस आपको, साहिल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए आप, साहिल जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, अभी टेस्ट पीस जो है आपको जनरली कितना लेना है, 10x10 का। मैं आपको थोड़ा बहुत कोड में दिखा देता हूँ, कोड में कहाँ लिखा है वो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। नया कुछ नहीं है। सेक्शन 8 डिवीजन 1 में, एक मिनट से, ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1, ठीक है, खुलेगा तो मैं आपको वहां से थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा समझाता हूँ, आपको भी थोड़ा टेंशन ना लेना पड़े। जो लोग एग्जाम देते हैं ना, इसको ये फंडा याद रखना पड़ेगा। अभी चला गया, ठीक है, आएगा तो मैं आपको बोलेगा। UG 84 ऐसा करके है, मैं खुलेगा तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। UG 84, देखो ये सब चीज है ना, 4P इम्पैक्ट टेस्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सबको? देखो एकदम सब चीज लिखा गया है यहाँ पे, ये सब चीज में लाइन बाय लाइन समझाया है। 4P इम्पैक्ट टेस्ट, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट पीस काटना है। टेस्ट पीस का 55 mm लेंथ होना चाहिए, ये फिक्स है, आप उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपका 10 mm थिकनेस होना चाहिए, और 2 mm मतलब V यहाँ से 2 mm का जाना चाहिए। तो क्योंकि 8 mm तभी होगा ना, 8 mm इतना बचा तो 2 mm तक अंदर V डेप्थ में घुसेगा। ठीक है, रेडियस जो है यहाँ का रेडियस वो 0.25 mm लेना पड़ेगा। ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। ऊपर का इंच है, नीचे का mm है, तो मैं mm में ही बात करता हूँ अभी। ठीक है, ये सब चीज आपको लेथ मशीन में या मशीनिंग करके बनाना पड़ेगा। टेस्ट पीस में खाली वेल्ड मेटल में से मैं काट दिया, फिर सीधा इम्पैक्ट टफनेस करने के लिए भेज दिया, कुछ घंटा भी नहीं चलेगा। आपको ये ड्राइंग देना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट लेके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको देना पड़ेगा, ले भाई ये ड्राइंग, ऐसा आपको टेस्ट पीस काटना है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। आपको फिर वो लेथ मशीन वाला तो वर्कर होगा, उसको तो कुछ घंटा भी पता नहीं होगा कि कैसे काटना क्या करना इसके लिए, लेकिन आप उसको ड्राइंग दे देंगे कि देख भाई यहाँ पे 55 mm उसका लेंथ रहना चाहिए, वेल्ड मेटल के एग्जैक्ट बीचों बीच में यहाँ पे वी बनाना है, वी 45 डिग्री का बनाना है, रेडियस तुमको 0.25 mm का बनाना है। ठीक है, ऐसा। अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक टेबल का, ये टेबल का, ठीक है, 4P इम्पैक्ट टेस्ट रिडक्शन बिटवीन द मिनिमम डिजाइन मेटल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चलो 10 mm का आपको टेस्ट पीस बनाना पड़ा, ठीक है, बनाना, लेकिन आपका PQR 8 mm का है, तो क्या घंटा बना पाएंगे आप 10 mm का? 8 mm का PQR है तो 10 mm का कैसे बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 10 mm तो स्टैंडर्ड बोला है यहाँ पे कि 10 mm होना चाहिए। तब आपको क्या करना है, चलो 6 mm का आपका PQR है, तब 6 mm में आपको इम्पैक्ट टफनेस का टेस्ट पीस काटना है, तो 10 mm का तो पॉसिबल नहीं है ना, हमारे पास तो 6 mm का ही हमने PQR मारा है। तब यहाँ पे कोड आपको कुछ रिलैक्सेशन देता है, लेकिन कुछ थोड़ा टफनेस भी, थोड़ा टफली भी मारता है, झाड़ू भी आपके ऊपर थोड़ा लगाता है। क्या झाड़ू लगाता है कि अगर 10 mm थिकनेस है
ठीक है, तब आपको टेम्परेचर डिक्रीज करने का 0 है, मतलब आपको जरूरत नहीं है। मैं इसको एक दूसरी तरह से समझाता हूँ। आपका क्लाइंट है, आपको बोला कि भाई मेरा इम्पैक्ट -46 डिग्री पे आप करो, लेकिन आपका टेस्ट पीस 10 mm का था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 10 mm का लिया, -46 पे आपने कर दिया, हो गया आपका काम तमाम। लेकिन 9 mm है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जो आपका बोला है क्लाइंट वही करना है। 8 mm है तब भी आपको करना है। लेकिन अगर आपका PQR 8 mm का है, फिर मशीनिंग हो गया वो 7.5 mm हो गया, क्योंकि मशीनिंग होगा ना, उसका मशीनिंग होगा तो लेथ आपको वर्नियर से मेजर करना है या फिर मैक्रो गेज से मेजर करना है, मैक्रोमीटर से, तो आपको 7.5 mm मिला। तो यहाँ पे लिखा पहला है फ़ारेनहाइट, लास्ट वाला 3 जो है वो सेल्सियस। तो मैं है ना यहाँ पे लास्ट वाला जो 3 है ना उसी की मैं बात करेगा, फ़ारेनहाइट का मैं बात नहीं करेगा। ठीक है, ये जो 3 नंबर लिखा है 7.5 mm थिकनेस में आपका 3 mm रिडक्शन करना है। मतलब क्या कि आपका क्लाइंट ने -46 डिग्री बोला था, लेकिन आपका टेस्ट पीस जो है एज पर स्टैंडर्ड 10 mm लेना चाहिए, लेकिन आप 10 mm नहीं ले पा रहे क्योंकि आपका टेस्ट पीस का अभी थिकनेस हो गया 7.5 mm, क्योंकि PQR 8 mm का था, उसको ग्राइंडिंग या मशीनिंग करके 7.5 हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा, 3 लिखा है, तो 3 का मतलब -46, उसमें भी -3 करना है। तो -46, -47, -48, -49, ओके ओके, इस 46, 48, 48, 49, -49। ठीक है, तो आपको इम्पैक्ट -49 पे करना है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? फिर से मैं समझाता हूं। आपका 10 mm टेस्ट पीस लेना है, वो स्टैंडर्ड है, लेकिन आपका टेस्ट पीस 5 mm का हो गया कि 6 mm का PQR मारा, उसमें मशीनिंग करके फिर वो आपका टेस्ट पीस 5 mm का हो गया। आपने तो 10 mm लेना था लेकिन 5 mm का हो गया, तो 5 mm में भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। 5 mm का आप टेस्ट पीस लीजिए, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है उसमें -11 करिए। आपको क्लाइंट ने बोला कि -46 पे करना है, तो उसमें -46 -11 तो कितना हुआ, -57 हुआ। तो आपको आपका इम्पैक्ट -57 पे करना है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कोई ओके बोल दीजिएगा चैट में। ओके, अभी दूसरी बात, आपका टेस्ट पीस 10 mm नहीं लेना है, आपका 3.3 लेना है। आपका टेस्ट पीस का साइज आपको 3.3 मिला। ठीक है, एकदम सिंपल है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कभी कभी PQR 4 mm में भी बनाना पड़ता है ना, 5 mm में भी बनाना पड़ता है। 5 mm का आप PQR बना रहे हैं, फिर मशीनिंग ग्राइंडिंग करके आपका टेस्ट पीस का थिकनेस 3.3 हो गया। चलो, आप क्या उखाड़ लोगे, 3.3 हो गया। तब आपको भले ही आपके क्लाइंट ने जो भी टेम्परेचर बोला है, वो टेम्परेचर में आपको -90 करना है, उतने पे आपको इम्पैक्ट करना है, तभी जाके आपका इम्पैक्ट जो क्लाइंट ने बोला है वो बराबर हो गया। आपका थिकनेस 5 mm है समझो PQR का, आपके क्लाइंट ने बोला कि भाई चलो मुझे -50 डिग्री पे इम्पैक्ट करके दो, लेकिन आपका तो 5 mm थिकनेस हो गया। स्टैंडर्ड 10 mm होता तब आप -50 डिग्री पे करते तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी 10 की जगह आपका 5 हो गया, तो आपको -11 ऐड करना है। जब -11 आप ऐड करते हैं, 50 -11 तो 61 हुआ, -61। जब -61 आपका टेम्परेचर के आपको इम्पैक्ट करेंगे, तो वो इम्पैक्ट अगर रिजल्ट एक्सेप्ट होता है, तो आपका जो जॉब है, आपका मटेरियल है, वो -50 बराबर हुआ, -50 वो ओके होगा। -50 पे आपका इम्पैक्ट ओके गिना जाएगा, फिर वहां पे -61 से गिना नहीं जाएगा। ये तो जस्ट आपको साइज की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये टेबल आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी टेबल नंबर UG 84.4 की हम बात करते हैं। UG 84 में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे उसने ऐसा किया है कि इम्पैक्ट टेस्ट टेम्परेचर में बी वार्म्ड का मतलब थोड़ा गर्म करेंगे तब भी चलेगा। अभी क्या था, यहाँ पे हम रिडक्शन करते थे, लेकिन प्लस करने का भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। समझो आपका इम्पैक्ट यील्ड स्ट्रेंथ आपके मटेरियल का 40 से नीचे है, तब आप 6 डिग्री वार्म कर सकते हैं। 516 ग्रेड 70, सॉरी SF 516 ग्रेड 40
ग्रेड 40 ऐसा करके है समझो, क्योंकि ग्रेड 45 ग्रेड 60 65 ये सब भी होगा ना, मैं एग्जांपल के लिए देने के लिए समझा रहा हूँ। तो अगर SF516 ग्रेड 40 ऐसा करके हुआ तो इसका मतलब कि उसका KSI 40 या 40 से कम होगा। ठीक है, तो वो मटेरियल में जो भी क्लाइंट बोला है ना उसमें आप 6 mm प्लस कर सकते हैं। आपके क्लाइंट ने बोला कि माइनस मुझे 46 पे इम्पैक्ट करके दो, लेकिन आपका जो मटेरियल यूज हो रहा है वो SF516 ग्रेड 40 है, तब आप -46 की जगह +6 करिए, तो प्लस 6 करिए, -46 + 6 तो आ गया 40। -40 पे भी आप इम्पैक्ट करेंगे, वो भी -46 के बराबर गिना जाएगा। ओके, अभी हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे हम आते हैं। ओके, पहले मैं इसको ये बोल देता हूँ, इसमें कुछ किसी को कोई डाउट है? मैं माइक्रोफोन थोड़ा निकाल रहा हूँ, बोलिए डाउट जिसको है बोल दीजिए, तो फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, डाउट नहीं है। ओके, हसमुख सर जुड़े हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी क्लियर है सर। ओके सर, अभी म्यूट कर दीजिएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं वापस दूसरी बार। अभी मैं वापस माइक्रोफोन चढ़ा देता हूँ, आवाज आइएगा तो ओके बोलिएगा। मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। अभी आ रहा है ना आवाज? ओके, अभी स्टैंडर्ड टेस्ट पीस का साइज, कोई ओके डाल दीजिए, आवाज आ रहा है तो। हेलो, हाँ ओके, सौरव मंडल जी ने डाल दिया है, ओके, अजमत जी ने भी डाल दिया, थैंक यू वेरी मच सर। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन कैसे काटना है उसका आपको पता होना चाहिए। टेस्ट स्पेसिमेन डायमेंशन हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनली एंड आर शोन बिलो फुल साइज ऑफ स्पेसिमेन। तो आपको मैं ये जो समझाया पहले वही चीज़ है, नया कोई इसमें कोई रॉकेट नहीं है। ये जो मैं बताया आपको वही आपका स्टैंडर्ड साइज है। इंटरनेशनल जो कोड बोलता है, ये फिगर जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ वही वही आपका स्टैंडर्ड है। इसी के हिसाब से आपको टेस्ट पीस काटना है, ये फिक्स है। फिर आपका थिकनेस 1000 mm भी हो, 50 mm भी हो या 0 mm भी हो, टेस्ट पीस ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर स्टैंडर्ड में 10 mm बोला है, ठीक है, 10 mm थिकनेस बोला है ना यहाँ पे, तो आपको 10 mm ही रखना है। 10 mm से कम जाते हैं तो मैं वो टेबल समझाया वैसे आपको टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज ऑल्सो स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर अ सिमिलर स्मॉलर साइज स्पेसिमेन, फॉर एग्जाम्पल 10 mm, 10 इंटू 7.5 mm, 10 इंटू 5 mm, ऐसा करके भी होता है। ठीक है, तो ये हमने बात किया ना अभी 7.5 और 5 mm का बात किया ना, वही बात है। तो आप इसको भी स्टैंडर्ड ले सकते हैं। देखो, आपको 10x10, 10x7.5 या 10x5 ऐसा याद रखना है। ओके, इसमें यहाँ पे 55 mm वहाँ पे समझाया वैसे ही, थिकनेस इसका 10 mm वहाँ पे समझाया वैसा ही, और 45 डिग्री वो, और 0.25 mm उसका रेडियस जो हमने यहाँ पे क्लियर फिगर में बात किया वो। ठीक है, ये जो रेडियस, तो ऐसा आपको टेस्ट पीस लेके टेस्ट पीस को दड़ाम से मारना है, एनविल में रख के। एनविल आएगा तो मैं समझाएगा। ओके, अभी दूसरी आपको, चलो ये इसी में मैं बात करता हूँ। इसमें एक एग्जांपल देना मैं भूल तो नहीं गया, लेकिन देखो, आपके पास PQR है GTAW प्लस SMAW का, आपका 10 mm थिकनेस है समझो, उसमें 5 mm GTAW मारा, 5 mm SMAW मारा, तो आपको टेस्ट पीस 10 mm का नहीं निकाल सकते। कोड ऐसा बोलता है कि आपको टेस्ट पीस वेल्डिंग प्रोसेस वाइज निकालना है। GTAW का 5 mm मारा है तो वो 5 mm का भी आपको इम्पैक्ट करवाना है, और उसके ऊपर SMAW मारा है तो वो 5 mm का भी आपको SMAW का भी करवाना है। तो समझ रहे हैं ना, इसी के लिए उसने स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे मिनिमम 2.5 तक दिया है। ये जो टेबल है ना, इसमें 2.5 तक दिया है मिनिमम साइज। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा करते हैं, 15 mm थिकनेस है समझो, रूट एंड हॉट GTAW से मारेंगे, बाकी का हम SMAW से मारेंगे। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं
कि बस खाली 10 mm का टेस्ट पीस काट लो, हो गया काम तमाम। ऐसा नहीं, कोड ऐसा बोलता है कि GTAW का भी आपको टेस्ट पीस निकालना है और SMAW का भी आपको टेस्ट पीस निकालना है। अभी दूसरी बात, ये चीज सब बात हो गई, लेकिन आपका जो वेल्ड मेटल है, वेल्ड मेटल का भी आपको टेस्ट पीस निकालना है और हीट अफेक्टेड जोन का भी आपको टेस्ट पीस निकालना है, और सभी के 3-3 टेस्ट पीस होंगे और 3-3 टेस्ट पीस का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे शायद मैं भूल गया हूँ वो आपको बोलना, 3 टेस्ट पीस ऐसा करके होगा, किधर भी ऊपर शायद होगा, मैं सर वी समझाया कैन ना, नॉट 3 टेस्ट पीस एवरी 3 टेस्ट पीस ऐसा करके किधर भी आंसर, इसी में अभी हम लोग किया होगा लेकिन याद नहीं रहा, इसी में आएगा, वरना आएगा या आया होगा हमको पता नहीं रहा। देखिए कोई भी टेस्ट पीस है, GTAW मारो, SMAW मारो, जाट मारो, जोंट मारो, जे भी मारो, जो भी मारो आप, लेकिन 3 टेस्ट पीस निकालना है। अभी दूसरी बात, हम 2.5 mm के नीचे का अगर मारा, समझो GTAW का खाली रूट ही मारा, 2 mm का रूट मारा, 10 mm का टोटल प्लेट है, उसमें से 2 mm हमने GTAW से मारा, फिर हम ऊपर 8 mm का SMAW चढ़ा रहे हैं, तब हमको GTAW का करना नहीं है, क्योंकि 2.5 से नीचे का तो होता ही नहीं है, कोड ही मना कर रहा है। देखो यहाँ पे क्लियर वर्ड बाय वर्ड लिखा है, 2.5 से नीचे का कोई साइज ही नहीं दिया है, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको, वो कंडीशन को आपको आइडल कंडीशन गिनना है, ठीक है, वो कंडीशन को आपको आइडल कंडीशन गिनना है कि भाई हाँ, कि हमको 2.5 के नीचे का हम टेस्ट पीस नहीं ले सकते, GTAW 2 mm मारा है तो उसको हम एक्सेप्टेबल ऐसा करके सोच के हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोड लिखता है। सेक्शन 8 ऑलरेडी में 2 से 3 बार करवाया है, जो लोग ज्वाइन हुए थे उसको शायद पता होगा, वहां पे क्लियर बात लिखा है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, टेस्ट स्पेसिमेन डायमेंशन है, ओके ये भी बात हो गया। इसके बाद स्पेसिमेन आर मशीन्ड, देखो यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है, स्पेसिमेन आर मशीन्ड फ्रॉम द वेल्ड टेस्ट प्लेट with the notch position location is different position according to the testing requirement, but typically in the center of the weld metal at the position across heat affected zone is shown in below। तो आज का टेस्ट पीस में शायद ये सर को बताया था मैं, उसमें हीट अफेक्टेड जोन का भी टेस्ट पीस में बताया था, और मैंने वेल्ड मेटल का भी बताया था टेस्ट पीस, आज लैब में जाके मैं बताया था, किसी ने फोन किया था, मैं नाम भूल गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप एक PQR मारते हैं तो वो PQR जो है उसमें आपको वेल्ड मेटल का भी टेस्ट पीस निकालना है और हीट अफेक्टेड जोन का भी टेस्ट पीस निकालना है, समझ रहे हैं ना बात। तो ऐसा नहीं है कि चलो ये हमने 3 टेस्ट पीस निकाल दिया, वेल्ड मेटल का काम तमाम हो गया, हमारा एक्सेप्ट हो गया है जिंगा लाला, ऐसा नहीं, आपको हीट अफेक्टेड जोन का भी 3 टेस्ट पीस आपका वेल्ड मेटल का। ओके, हीट अफेक्टेड जोन कैसे पता करेंगे कि भाई इसमें है कि नहीं है, तो ऑलरेडी उसका भी एक मेथड है, वो मेथड है उसका नाम है केमिकल इचिंग, उससे भी आपको पता कर सकते हैं कि हीट अफेक्टेड जोन कहाँ पे है। वरना यहाँ पे दिखाया है कि देखो फ्यूजन लाइन प्लस 2 mm, तो यहाँ पे समझो फ्यूजन लाइन बन रहा है पूरा जॉइंट का, तो उससे प्लस 2 mm का, और फ्यूजन लाइन प्लस 5 mm, इसके बीच में हमको काटना है हीट अफेक्टेड जोन का। लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं लेथ मशीन वाले, हम लोग नहीं, हम लोग तो उसको बोल देंगे फिर भी वो ऐसा नहीं काटता है, लेथ मशीन वाला यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करता है। वेल्ड मेटल का तो हमको पता ही है, एकदम बीच वाला निकाल दो तो हो गया, वो वेल्ड मेटल ही पूरा होगा, तो वेल्ड मेटल काम निकालने में ईजी रहता है, लेकिन निकलने में हीट अफेक्टेड जोन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, मेथड अभी कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे टेस्टिंग करेंगे, वो ऐसा मेथड, टेस्ट स्पेसिमेन आर कूल्ड to the specific test temperature by immersion in the insulation bath containing a liquid held at the test temperature। सबसे पहले आपको आपका टेम्परेचर जो है, सॉरी आपका मेटल जो है, ये आपका टेस्ट पीस है,
उसको आपको माइनस टेम्परेचर तो लेके जाना पड़ेगा ना। आपके क्लाइंट ने बोला -46 या -40 या -30, तो आपको वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, ये टेस्ट पीस हम हाथ में लेंगे तो उसको तो रूम टेम्परेचर है। तो सबसे पहले आपको बाथ में लेके बाथ में डालना पड़ेगा। कौन सा बाथ? जनरली N2 का बाथ रहता है। मैं हमारा एक सेशन किया है इम्पैक्ट टफनेस का, पहला लेक्चर फर्स्ट पार्ट 1, उसमें मैं बाथ भी दिखाया है। तो अगर वो बात आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि वो कैसा होता है। उसमें क्या होता है कि आपको टेस्ट पीस को डुबोना है, टेस्ट पीस को डुबोना है, फिर वहाँ पे थर्मोमीटर रहेगा, तो या फिर हमारा वो हम अभी कोरोना करने चेक करने के लिए वो टेम्परेचर गन आता है ना, वैसा गन रहेगा। वो गन से तुरंत हम चेक करेंगे, तुरंत आएगा तो तुरंत फिर हम उसको एनविल पे रखेंगे। विथ इन 5 सेकंड आपको तोड़ देना है। 5 सेकंड का ही आपके पास टाइम रहता है। अगर 5 सेकंड में नहीं तोड़े आपने, या 5 सेकंड के अंदर कुछ लेने में गड़बड़ हो गया, फिट करने में गड़बड़ हो गया, तो टेस्ट पीस फेल, या फिर आपको वो टेस्ट पीस को वापस बात में डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात? ये कहाँ लिखा है? कोड में लिखा है ये सब चीज। ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारा घर का नहीं है, कोड में बोला है ऐसा। 5 सेकंड के अंदर आपको वो टेस्ट पीस को तोड़ देना है। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर नहीं तोड़ा तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। -46 की ना आपने टेम्परेचर बनाया है एक, तो मुश्किल से बाथ के अंदर रख के फिर आप तुरंत उसको वहां पे एनविल पे रखेंगे, 10-15 सेकंड कर दिया, फिर आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो -30 हो गया होगा, तो वो टूटा, वो -30 पे टूटा होगा। हमको तो -46 में चाहिए था, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। तो इसी की वजह से कोड ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। वो जो कोड ने रूल रेगुलेशन बनाया है उसमें 5 सेकंड का बात किया है कि 5 सेकंड के अंदर आपको तोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट स्पेसिमेन आर कूल्ड इन स्पेसिफिक टेस्ट टेम्परेचर बाय इमर्स्ड इन द इंसुलेशन बाथ। देखो, कभी इंसुलेशन बाथ भी होता है, कभी नाइट्रोजन का भी बात होता है, कभी आपको इमर्स करके। ओके, दूसरी बात, कोई हाथ से लेके फिर हम नहीं डालेंगे ना उसको। हाथ, चलो भाई हमारा हाथ अंदर घुसा दो, फिर वो मेटल का अंदर पड़ा है, टेम्परेचर आ गया, फिर उसको हाथ में लेके फिर वहां पे लगा दो, ऐसा नहीं। इसके लिए भी एक क्लिट आता है, वो क्लिट लेने के लिए भी रहता है, क्लिट उसको ये एनविल में फिट करने के लिए भी रहता है। वो क्लिट को रिमूव करना नहीं है। क्लिट एक बार टेस्ट पीस में लगा दिया, फिर उसको लास्ट तक रखना है, लगाने के बाद ही छोड़ना है। ठीक है, ऐसा होता है। वो पार्ट 1 जो लोग देखेंगे उसमें ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, आफ्टर अलोइंग द स्पेसिमेन टेम्परेचर स्टेबिलाइज, मतलब टेम्परेचर स्टेबिलाइज उसका हो गया। किसका? आपने बात के अंदर वो तीनों टेस्ट पीस को डूबोया, उसका तीनों टेस्ट पीस को फिर क्विकली ट्रांसफर। देखो यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है, फ्यू मिनट, यहाँ पे फ्यू मिनट लिखा। आफ्टर अलोइंग द स्पेसिमेन टेम्परेचर इन स्टेबिलाइज्ड फॉर द फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों में आपको तोड़ के उसका रिजल्ट लिख लेना है। इट इज क्विकली ट्रांसफर टू द एनविल ऑफ द टेस्ट मशीन। आपको तुरंत वहां पे खाया नहीं कि डाया नहीं, ऐसा करके तुरंत लगाना है, तुरंत फाड़ देना है। ठीक है, एंड पेंडुलम हैमर क्विकली रिलीज्ड सो दैट स्पेसिमेन एक्सपीरियंस एन इम्पैक्ट लोड बिहाइंड द नॉच। आपको पहले से ये सब चीज रेडी रखना है। जैसे ही उसको बाहर निकाला सीधा एनविल में डाला, तुरंत हैमर मार दिया, हो गया हमारा काम। ठीक है, ऐसा करना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट पोजीशन, ये जो है ना, एनविल कितना यूज करता है, एनविल का हैमर कितना एनर्जी यूज करता है, वो यहाँ पे स्केल में आ जाएगा। ठीक है, ये स्केल है। अभी वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो मे बी मेरा वॉइस तो यार सही है, पता नहीं, अभी देखते हैं। इंटरनेट भी सही है। स्टार्ट पोजीशन वैसे ही यहाँ पे पहले रखना है, फिर उसको मार देना है। एंड स्विगिंग, अगर टेस्ट पीस टूटता है तो मैं आज फोटो लाया हूँ आप सब लोगों को ग्रुप में। हाँ, अरे यहाँ पे फोटो दिया ही है, देखिए ऐसा ही टेस्ट पीस है। ऐसा ही टेस्ट पीस मैं आज बताया था किसी को, आज किसी के ने फ़ोन किया था, वो निजामुद्दीन सर ने शायद फ़ोन किया था, उसको मैं दिखाया था। तो ऐसा टेस्ट पीस रहता है। ठीक है, एकदम सिंपल है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन लोग है ना इम्पैक्ट टफनेस से डरते हैं। इम्पैक्ट टफनेस का नाम पड़ता है ना, लोग दूर भागते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी वो रिसेंटली उसका इनोवेशन हुआ है, रिसेंटली ही उसका ये सब चीज़ रिसर्च हुआ है, इसी की वजह से अभी लोगों के माइंड में पहले से घुसता नहीं है, इसी की वजह से। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द हैमर व्हेन इट स्ट्राइक ईच टेस्ट स्पेसिमेन is shown by the position of the hammer pointer on the scale of the machine, energy value given in joule या फिर फुट पर LBM, ऐसा करके भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो जूल में आएगा। ठीक है, तो आपको फुट पर LBM याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे हमने बात किया है फुट इंटू LBM ऐसा, तो आप याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो याद रखने का जरूरत नहीं है। ओके, 3 impact test specimen are taken each notch position and there is always some degree scatter and result particular weld mat। सभी का अलग अलग वेल्ड मैट का अलग अलग उसका रिजल्ट आएगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे फंसते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में से। ठीक है, ईच टेस्ट रिजल्ट इज रिकॉर्डेड, आपको तो रिकॉर्ड करना ही है, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो पूरा पानी फिर जाएगा हमारा जो काम किया है उसमें, तो वो तो सभी लोग लिखते हैं, ये सब कॉमन बात है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। एंड an एवरेज वैल्यू कैलकुलेटेड इन सेट ऑफ ईच सेट ऑफ 3 टेस्ट। देखो आपने टेस्ट ये लिया, पहला है 15 जूल, दूसरा है 18 जूल, तीसरा है 19 जूल, वैसे टूटा। ठीक है, आपको उसका एवरेज निकालना है। एवरेज जब आप निकालेंगे तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। एवरेज निकालने के बाद फिर क्या बोलता है, दिस वैल्यू आर कंपेयर्ड विथ दोज स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड क्लाइंट एस्टैब्लिश्ड वेदर द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट। मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, उसमें मैं दिखा देता हूँ स्पेसिफाई वैल्यू कैसा रहता है वो। ठीक है, अभी यार दिखाएगा तो थोड़ा टाइम चला जाएगा, इससे अच्छा है कि आप है ना वीडियो देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया ना, वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपको थोड़ा उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, अभी दिखाने बैठेगा तो थोड़ा टाइम चला जाएगा। तो मैं इतना बोलता हूँ कि आपको पहले क्या करना है, तीनों का तीनों स्पेसिमेन तोड़ना है, तोड़ने के बाद उन लोगों का तीनों का जो वैल्यू आया उसका एवरेज निकालना है। जूल में वैल्यू आया होगा ना, टेम्परेचर तो फिक्स है, टेम्परेचर तो आपको -30 पे तोड़ना था तो आपने -30 पे तोड़ दिया, -46 पे तोड़ना था तो उसी पे तीनों का टेम्परेचर रख के तोड़ दिया आपने। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है, 1 + 2 + 3 ऐसा करके जो भी है, 15 + 19 + 18 ऐसा करके डिवाइड बाई 3, तो वो हो गया एवरेज वैल्यू। फिर एवरेज वैल्यू निकालने के बाद फिर हमको स्टैंडर्ड देखना है या क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन देखना है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे बनाना है, तो उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। ओके, आफ्टर इम्पैक्ट टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्ट होने के बाद examination of the test specimen provided the additional information about their toughness characteristic and may be added the test report। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो क्वेश्चन आएगा यही आएगा कि आप इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, 4P विनोस टेस्ट करते हैं, तब आपको कौन सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, आपका मटेरियल ने कितना एब्जॉर्ब एनर्जी किया वो तो आपको समझ में आ ही गया, आपका कितना टेम्परेचर पे आप कर रहे हो वो भी समझ में आ गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट जो हम करते थे उसमें यील्ड भी पता चलता था, इलास्टिसिटी भी हमको पता चलता था, और रिडक्शन ऑफ एरिया भी पता चलता था, तो ये सब चीज़ वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा पता चलता था। तो ऐसे भी इम्पैक्ट में भी कुछ होना चाहिए ना, ये पता एक्स्ट्रा पता होने वाला। तो क्या है, परसेंटेज क्रिस्टलाइनिटी, वो बहुत डेंजर वर्ड नाम लिखा है। ठीक है, क्रिस्टलिनिटी, percentage of fracture face that has a crystalline appearance with the indicate brittle fracture। ये क्वेश्चन आपको बहुत घुमाएगा, बहुत टेंशन देगा आपको, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ना उतनी बार आप घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पे भले ही ब्रिटल फ्रैक्चर दिया है लेकिन चेंज करने के लिए आपको स्मूथ फ्रैक्चर दे देगा,
फिर स्मूथ फ्रैक्चर की जगह आपको विंड फ्रैक्चर दे देगा, विंड की जगह आपको फिर आपका कैसा एक है सी जो है ना, समंदर का वो लेयर रहता है ना, समंदर जैसे देखो समंदर है वो पहले आता है फिर जाता है, आता है जाता है, ऐसा होता है ना। तो जो उसकी जो आगे का जो लैंड रहता है ना, वो वमल टाइप बन जाता है। जैसे कि सऊदी में हम देखते हैं कि सऊदी में क्या होता है, एयर की वजह से एक दूसरे का लेयर बन जाता है, जैसे सांप जैसा एक लेयर बन जाता है, वैसे लेयर भी हो जाता है। तो वो सब चीज अलग अलग फॉर्मूला में आपको पूछा। जो लोग 3.2 का एग्जाम दे रहे हैं उसको ये प्रैक्टिकल आएगा, इसको ये लिख के आंसर देना है, ठीक है। लेकिन अब लोग 3.1 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये वर्ड याद रखना है। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्चर ऐसा नहीं याद रखना है, परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी, percentage of the fracture phase that has crystalline appearance which indicate the brittle fracture। क्रिस्टलाइन अपीयर मतलब आप वहां पे उंगली रखेंगे ना तो आपको लग जाएगा, एकदम शार्प एंड धारदार होगा, कुछ ऐसा नहीं टूटेगा कि चलो। कभी कभी क्या होता है, हार्डनेस अगर मटेरियल है वो टूटता है तो एकदम स्मूथ टूटता है। आप ग्लास की ही बात करो, ग्लास को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या जैसे भी टूटता, भले ही उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन एकदम स्मूथ पार्ट होते हैं। ब्रिटल फ्रैक्चर में ऐसा नहीं है, ब्रिटल फ्रैक्चर में टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टूटेगा, समझ रहे हैं ना। टेंसाइल टेस्ट जो करते हैं उसमें तो सीधा टूटेगा, एकदम स्मूथ स्मूथ डक्टिलिटी डक्टिलिटी बन के चिंगम को हम खींचेंगे 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 फिर लास्ट मोमेंट में टूट जाएगा। तो आप उसमें उंगली मारेंगे ना, आप उसको उंगली आपका हाथ घुमाएंगे ना तो आपको कुछ लगेगा नहीं वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैं जस्ट एग्जांपल के दिखने के लिए भी अच्छा लगे। लेकिन ब्रिटल फ्रैक्चर ऐसा नहीं है, ब्रिटल फ्रैक्चर आपको टेढ़ा मेढ़ा टूटेगा। ओके, 100% इंडिकेट्स कंप्लीट ब्रिटल फ्रैक्चर। अगर आपका इंडिकेशन, आपका जो इंडिकेशन है क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होगा तो वो समझो 100% ब्रिटल फ्रैक्चर हुआ उसका। लेटरल एक्सपेंशन भी आप चेक कर सकते हैं इम्पैक्ट टफनेस से। इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द बैक ऑफ द स्पेसिमेन बिहाइंड द नॉच द इंडिकेट बिलो द लार्जर वैल्यू ऑफ टोगर द स्पेसिमेन, ठीक है, टोगर द स्पेसिमेन। ओके, लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर टेस्ट पीस को यहां पे रखते हैं, यहां पे मारते हैं, समझो वो नहीं टूटा या फिर ज्यादा एनर्जी देना पड़ा तो क्या होगा। तो देखो टूट तो जाएगा ही, ऊपर से हम फोर्सी ऐसा सेटअप करेंगे, कब टूटा वो एनविल में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। आपको वहां पे फिर फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है, एनविल को वहां पे छोड़िए, एनविल का बहुत सारा कैपेसिटी होता है, जब टूटेगा उसी टूटने से आपको एनविल में एनर्जी पता चल जाएगा कहां तक वो एनविल जाता है। अगर जल्दी टूट जाएगा तो वो एनविल ऊपर तक जाएगा, अगर बहुत जोर से नहीं टूटेगा धीरे से टूटेगा तो कम जाएगा, अगर जोर से फटाक से सीधा एनविल मारा और टूट जाएगा तो एनविल ऊपर तक जाएगा यहां तक, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करेगा एनर्जी, सबसे ऊपर जाता है तो एनर्जी उसका कम है ऐसा समझो, सबसे नीचे रहता है एनविल तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है ऐसा समझो। लेकिन जब हम यहाँ पे मारते हैं तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट तो होगा ना ये एरिया में, मैं एरिया दिखाता हूँ थोड़ा, मुझे पता है नेटवर्क का इश्यू होगा अगर एनोटेट करेगा तो। देखो हुआ ना, ऐसा होता है। ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया, इतना एरिया जहां पे आप मार रहे हैं, ये एरिया में कुछ तो इफेक्ट होगा ना, तो वो जो इफेक्ट होगा वो लेटरल एक्सपेंशन है समझो। एकदम सिंपल है, नया कुछ नहीं है। हैमर मारेंगे ना तो वहां पे दबेगा थोड़ा। अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, लकड़ा है, लकड़ा थोड़ा हार्ड लकड़ा, बहुत अच्छा लकड़ा, उसमें आप जोर से हैमर मारिए तो क्या होगा, थोड़ा दब जाएगा ना वहां पे, तो वैसा होगा वहां पे, ठीक है। लेटरल एक्सपेंशन ए प्लस बी, लेटरल एक्सपेंशन इज इक्वल टू ए प्लस बी डक्टाइल फ्रैक्चर। तो इससे डक्टिलिटी भी हम चेक कर सकते हैं इम्पैक्ट टफनेस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिमेन दैट एग्जिबिट एक्सट्रीम ब्रिटलनेस विल शो द क्लीन ब्रेक, एकदम अच्छा सा ब्रेकिंग हो ही जाएगा। बोथ halves of the specimen having completely flat fracture face with little or no lateral expansion, maybe lateral expansion हो भी सकता है ना भी हो सकता। specimen that exhibit very good toughness with show only small degree of crack
एक्सटेंशन विदाउट फ्रैक्चर इज हाई वैल्यू ऑफ लेटरल एक्सपेंशन। ठीक है, वो तो सबको पता है। अगर जल्दी टूटेगा, देखो अगर मैं यहाँ से जोर लगाता हूँ, एकदम सिंपल बात मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं अभी जोर से तोड़ता हूँ, लेकिन ये टेस्ट पीस का अगर बिहेवियर अच्छा रहेगा, उसमें टफनेस ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा वो प्रॉब्लम आएगा मेटल में। अगर जैसे ही हम थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे और टूट जाएगा, तो यहाँ पे लेटरल एक्सपेंशन कम आएगा। तो वही बात है, कब कम आएगा कब ज़्यादा आएगा उसी की बात किया है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी हम हार्डनेस टेस्ट चालू करते हैं। इम्पैक्ट टफनेस में किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, मैं अभी ओपन करता हूँ। ओके, इम्पैक्ट टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो सर, शमशुद्दीन सर, विवेक सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इम्पैक्ट टेस्ट में? आप बोलिए, अभी मैं ओपन किया है। हसमुख सर, नहीं सर, क्लियर है। देखो एकदम सिंपल है, नया कुछ भी इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एकदम क्लियर माइंड सेट करके समझना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी समझ लेंगे ना प्रॉपर तरीके से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम देने जब आप बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस सर, हसमुख सर। सर ये अपना लेटरल एक्सपेंशन और परसेंटेज ऑफ सीएफ, हम्म ये अपने को इससे क्या बेनिफिट होता है? ओके, इससे क्या फायदा है? अगर लेटरल एक्सपेंशन आपका ज्यादा है तो आपका डक्टिलिटी वेरी गुड। अगर आपका लेटरल एक्सपेंशन कम है तो डक्टिलिटी इज पुअर। एकदम सिंपल, नया कुछ इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए चलिए मैं आपको एक वापस समझाता हूँ एकदम सिंपल वे से। यहाँ पे आपने हैमर मारा, तुरंत टूट गया, तुरंत टूट गया, समझो हैमर मारा और तुरंत टूट गया, तो लेटरल एक्सपेंशन कम होगा। तुरंत टूटा, इसी की वजह से ये भी हमको समझना है कि वहां पे ये जो हमारा डक्टिलिटी का वाला, ये डक्टाइल फ्रैक्चर का, तो डक्टाइल फ्रैक्चर का उसमें टेम्परेचर हमको, सॉरी टेम्परेचर तो ठीक है, हमको जूल उसमें कम ज्यादा देना, सॉरी कम देना पड़ेगा। क्यों कम देना पड़ेगा? क्योंकि उसमें डक्टाइल फ्रैक्चर ज्यादा है। फिर से मैं समझाता हूं, एक टेस्ट पीस लिया, आपने तोड़ा, वो आपको बहुत जोर मार के तोड़ना पड़ा, बहुत फोर्स मार के तोड़ना पड़ा। तो क्या होगा, अगर आपने फोर्स मार के तोड़ा है तो उसका मतलब आपको ज़्यादा फोर्स इसके लिए मारना पड़ा क्योंकि उसमें डक्टाइल फ्रैक्चर का लिमिट बहुत ज़्यादा था। डक्टाइल फ्रैक्चर मतलब चिंगम जैसा, चिंगम जैसे वो पहले मेटल खींचा, तो आपको ज़्यादा जोर मारने की वजह से फिर वो चिंगम टूटा। समझ रहे हैं वही बात। अगर आपका लेटरल एक्सपेंशन एकदम कम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा, तुरंत थोड़ा टच किया और सीधा टूट गया पैर, और टूट गया उसी की वजह से। जैसे ही वो हैमर मारा आपने, तुरंत टूट गया, तो फिर क्या होगा, वहां पे जो हैमर जहां पे लगा वहां पे लेटरल एक्सपेंशन कम होगा। समझ में आ रहा है ना सर और आपको? ये, हाँ, और ये क्लाइंट लेटरल ऑफ एक्सपेंशन वो देता है क्या जनरली डब्ल्यूपीएस के लिए कितना चाहिए ऐसा? जनरली कुछ क्लाइंट अगर है, कुछ क्लाइंट देते हैं, कुछ क्लाइंट का देता नहीं है, वो डिपेंड ऑन क्लाइंट। लेकिन मैं जो आज की बात जनरली करूं, कोड पे कहीं, मैं जो आज की कोड पे बात करूं, कहीं पे मैं लिखा नहीं। आज मैं इम्पैक्ट हाँ, टफनेस का जो वैल्यू मैं चेक किया, आज मैं एमटीसी चेक कर रहा था मैं, तो आज मैं जो एमटीसी चेक किया उसमें नहीं था, उस वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं था, ऐसा समझ लो आप। मैं एग्जांपल के लिए, नहीं, आज मैं जॉब पे कोड, नहीं गया हूं, लेकिन जस्ट मैं बोल रहा हूं। तो कोड पे कहीं लिखा है क्या ऐसा कि कितना चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा? यस, कोड में लिखा है, एएसएमई सेक्शन 2A सेक्शन 2B, उसमें टेबल बना के नहीं लिखा है। मैं आप भी वो भी बोल देता हूं, आज मैं वो भी पढ़ा, उसमें टेबल बना के नहीं पढ़ा और लिखा है, आपको लाइन बाय लाइन ऐसे थियोरिटिकल लिखा है। ओके, ओके। ओके सर, अभी आप थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा। ओके। अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं ना? क्योंकि देखो, आपको समझने के लिए मैं इतना डेप्थ में क्यों गया, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना तब आपको प्रॉब्लम होगा बहुत सारा।
आप करीबन 10 से 15 बार ये इम्पैक्ट अपने से पढ़ेंगे। अरे यार साला यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, यहाँ से क्वेश्चन। तो एक डाउट यस सर। सर, जब हम लोग जब स्पेसिमेन को ब्रेक करेंगे मशीन में रख के, हाँ तो हम लोग को पता नहीं है कितना एनर्जी पे ब्रेक होगा वो। तो लोग तो मशीन को एकदम फ्री पोजीशन में रखना है या फिर उसमें कुछ सेटिंग फिक्स रखना है, कुछ एनर्जी मतलब कितने पे ऐसा फिक्स रखना है मशीन को? नहीं, एनर्जी आपको कोई फिक्स नहीं करना है, एनर्जी ऑटोमेटिकली वो लेगा ही, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, वो पेंडुलम है ना सर, तो फिर वो तो मतलब एग्जैक्ट जब ही नहीं बताएगा ना पेंडुलम, तो मतलब पूरा कितना एनर्जी लेगा वो ना। देखो आज में जो मशीन बताया ना उसमें मैं समझाया कि देखो ये पेंडुलम का उसमें बहुत बड़ा रोल है। पेंडुलम जैसे ही यहाँ पे लगेगा, लगने के बाद टेस्ट पीस थोड़ा बैंड होगा। पहले क्या होगा, टेस्ट पीस यहाँ से बैंड होगा। मैं आपको ये एनोटेट करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए अभी। देखो ये टेस्ट पीस आपने यहाँ से जोर से मारा, ठीक है, मारने से ये टेस्ट पीस क्या होगा, ऐसा अंदर जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, पहले ऐसा होगा। अगर ज़्यादा फोर्स से आया तो फिर आपका टेस्ट पीस ऐसा होगा, ये क्योंकि ये यहाँ से पीछे जाएगा ना, समझ रहे हैं ना बात। ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, समझ रहे हैं। फिर से मैं निकाल देता हूँ, वापस करता हूँ आपको। आपका फोर्स आया तो क्या होगा, ये जो है भाग वो यहाँ से ऐसा पीछे जाएगा, ये भाग भी यहाँ से पीछे जाएगा, ये भाग यहाँ से आगे आएगा। तो क्या होगा, टेस्ट पीस यहाँ के बीच में नहीं रुकेगा, ये जो एरिया है वो छोड़ेगा, ये भी एरिया है वो छोड़ेगा। तो ये टेस्ट पीस कैसा होगा, वो ऐसा करके हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा टूटेगा, ऐसा करके, समझ रहे हैं ना आप। ये मैं दो टाइप में बताया है एक्चुअली, वो इसका ऐसा थिकनेस है। मतलब एक ही मार में टूटना है या यहाँ एक ही मार में टूट जाएगा, धड़ाक से निकल जाएगा। और जितना उसको पेंडुलम को फोर्स लगाना पड़ा वो यहाँ पे मेजर हो जाएगा, यहाँ से मेजर हो जाएगा। कब टूटा ना वो ऐसा, उसमें अंदर इतना अच्छा सा शानदार तरीके से स्प्रिंग फिटअप है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सब चीज दिखा देगा। अगर डिजिटल मीटर है, अभी मॉडर्न साइंस में भी डिजिटल आ गया है, तो यहाँ पे आपको डिजिटल में दिखा देगा कि आप 18 पे टूटा, सेम पीस 18 पे भी टूट सकता है, सेम पीस 27 पे भी टूट सकता है, सेम पीस आपका 30 पे भी टूट सकता है, जूल, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। हाँ, इसलिए एवरेज रीडिंग लेना है। हाँ, इसके लिए आपको एवरेज रीडिंग लेना है। एकदम सिंपल है, लेकिन आपको इम्पैक्ट टफनेस में यहाँ पे तो 0.001% ही समझाया है। मैं 1% ऐसा आप बोल सकते हैं, 1% में समझाया है ASME में। एक्चुअली इम्पैक्ट टफनेस है बहुत डेप्थ में है। यस सर। GTW के ऊपर डिपेंड, मतलब टाइप ऑफ वेल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना थिकनेस पे कितना स्पेसिमेन लेना है। नहीं, ये थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं। देखो आपको टेस्ट स्पेसिमेन का साइज कितना लिखा है, कोड में कितना दिया है, मैं अभी आपको कोड भी दिखाया था ना, यहाँ पे कितना mm दिखाया था मैं, 84 काटना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट पीस का साइज 10 mm ही रखना है। आप नया कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं करना है, 10 mm ही रखना है आपका टेस्ट पीस का। समझो आपका PQR 8 mm का है, 8 mm का PQR है, ठीक है, तब आप 10 mm नहीं रख सकते ना, क्योंकि आपका थिकनेस ही 8 mm है, आप 10 mm का कैसे रखेंगे। तो उसके लिए कोड ने कुछ आपको चीज को रिलैक्सेशन दिया है यहाँ पे। अगर 10 mm नहीं रख सकते हैं तो आप 9 mm रखिए, 9 mm नहीं रख सकते तो 8 mm रखिए, 8 mm नहीं रख सकते तो 7.5 रखिए, 7.5 नहीं रख सकते तो 7, 7 नहीं रख सकते 6.7 या 6, फिर 5 या 4, फिर 3.3 या 3, फिर लास्ट में 2.5, इतना आपको रखना है। लेकिन आपको फिर टेम्परेचर और डिडक्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में 3, 4, 6, 8, 11, 17, मतलब जो आपको आपके क्लाइंट ने बोला था ना उसमें और माइनस करना है इतने टेम्परेचर। तो 8 mm का थिकनेस है, आप उसको मशीनिंग करेंगे तो मैं मानता हूं
कि उसका थिकनेस में भी 6.7 तक आ गया, समझो। क्योंकि मशीनिंग करेंगे, आपको स्क्रैचेस निकालना है, आपको ऊपर से आपका रेनफोर्समेंट निकालना है, ये सब निकालेंगे और प्रॉपर तरीके से अच्छे से मशीनिंग करेंगे तो आपका 6 mm में भी आ सकता है, 6.7 तक आ सकता है ना मे भी, क्योंकि इतना तो नहीं रहेगा ना, जितना टेस्ट पीस का साइज है उतना हम सीधा उसको मशीनिंग में थोड़ा सीधा उसको इम्पैक्ट में थोड़ी डाल देना है, उसको पहले मशीनिंग करके सरफेस क्लीनिंग करना है ना, और ग्राइंडिंग फ्लश ग्राइंडिंग करके सब चकाचक करना है ना। तो वो सब चकाचक करने में आपको 6.7 आ गया, समझो 8 mm का PQR था, 6.7 आ गया। आपके क्लाइंट ने बोला था -46, तो उसमें -6 और ऐड करना है, तो 52 पे -52 पे आपको फिर इम्पैक्ट करना है, तब जाके आपका टेस्ट पीस -6 पे वैलिड गिना जाएगा, -46 पे वैलिड गिना जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? हाँ हीट अफेक्टेड जोन स्पेसिमेन हम लोग ले रहे हैं सर, हाँ और एक जो वेल्ड ले रहे हैं। हाँ अगर एग्जांपल पाइप भी रख सकते हैं, मतलब पाइप का क्रॉस सेक्शन काटना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं सर? मैं समझा नहीं सर, बोलिए फिर से। हीट अफेक्टेड जोन अगर वेल्डिंग GTW या 7W से वेल्डिंग हो गया है, हाँ। अभी उसका टेस्ट लेना है, तो हम कैसा उसको मतलब उसको वही पार्ट में हीट अफेक्टेड जोन का कट करेंगे? हाँ तो वैसे ही करना पड़ेगा ना। देखिए मैं आपकी बात समझ गया, आप कंफ्यूज वहाँ पे हो रहे हैं। एक मिनट, अभी मैं थोड़ा वो डाल देता हूँ। हाँ, अभी आप कंफ्यूज इसमें ऐसे हो रहे हैं कि मेरा GTAW का चलो 15 mm का थिकनेस है, उसमें मैंने 5 mm या 6 mm GTAW मारा, और ऊपर का जो 10 mm बचा या 5 mm हमने GTAW मारा और 10 mm हमने SMAW मारा, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, GTAW का आपको 5 mm जहाँ तक आता है ना, फिर वहाँ पे एक परमानेंट मार्कर या फिर पंचिंग करना पड़ेगा, जिसका आपको टेस्ट पीस लेना है, क्योंकि पंचिंग आप करेंगे तब जाके पता चलेगा ना कि इसके ऊपर हमने फिर SMAW स्टार्ट किया, वहाँ पे एक पंचिंग करना पड़ेगा छोटा सा। देखो ये हम लोग जनरली करते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ, वरना पंचिंग का भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट खाली मेजर टेप से मेजर कर सकते हैं, या फिर थिकनेस गेज से, थिकनेस मीटर से भी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि कितना थिकनेस लगा वो, ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। ये सब चीज़ प्रैक्टिकली आपको जॉब पे खड़ा रह के करना पड़ेगा। ए वेल्डर तू मार दे मैं देख लेगा, ऐसा नहीं, ये सब चीज़ गलत हो जाएगा। तो वेल्डर तो ज़्यादा भर देगा, कभी भी हॉट पास मारने में ज़्यादा मार देगा, वो GTAW भर देगा, उसको वेल्डिंग भरना ना पड़े ऐसे चक्कर में। तो ये सब चीज़ आपको टेक केयर करना पड़ेगा। ओके, अभी दूसरी बात, GTAW आप मारते हैं 5 mm का, तब आपको टेस्ट पीस GTAW का भी निकालना है 5 mm, लेकिन 5 mm का मशीनिंग करते करते समझो 4 mm हो गया, तब आपको जितना भी टेम्परेचर आपके क्लाइंट ने बोला है उसमें -17 करना है। फिर ऊपर का बचा 10 mm हमारा SMAW, लेकिन 10 mm का तो हम टेस्ट पीस नहीं काटेंगे ना, क्योंकि चलो 10 mm का मशीनिंग में होता है तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, उसी टेम्परेचर पे कर देंगे, लेकिन 10 का में भी 8 भी mm भी मशीनिंग होके हो जाएगा, फिर आपका 7.5 भी हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर लेना। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे हीट अफेक्टेड जोन यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है? इसी के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ क्लियर दिखाया है। अभी हीट अफेक्टेड जोन के बारे में ये डिस्कस किया है, फ्यूजन लाइन। तो फ्यूजन लाइन प्लस आपका 2, तो टॉय से आपको +2 लेना है, वहाँ से आपको टेस्ट पीस काटना पड़ेगा। वो सब चीज़ आपका बहुत बड़ा टेस्ट पीस है ना, उसमें से सब चीज़ निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लेथ मशीन वाले को बोलेंगे ना कि यहाँ से इतना ही तुमको काटना है, मशीनिंग तो ऐसा ही करने का, तो वो ऐसा ही करेगा, एकदम शानदार तरीके से आपको टेस्ट पीस हीट अफेक्टेड जोन में से निकाल के देगा। हीट अफेक्टेड जोन में से निकालने देने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो